नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आ रहे हैं जिसका टॉपिक है वर्ल्ड ओशन डे, जो कि 8 जून को मनाया जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्षमा चाहूँगा, किसी तकनीकी कारण से आज का ये वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैंने कोशिश की है इस 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर आपको इस डे की पूरी जानकारी मिल जाए और इसके आसपास की पूरी जानकारी मिल जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड ओशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जून 8 एवरी डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस जो है वो हर साल 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जो विश्व के अंदर महासागर हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे कि कितने महासागर हैं और उनको कितने भागों में बांटा हुआ है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि इनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए हमको जागरूकता फैलाना, ताकि इनकी सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई है उसको प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है ना। अब कुछ प्रश्न हमेशा की तरह मैंने क्रिएट किए हैं और एक एक करके हम इनके आंसर देते हुए जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट WOD यानी कि वर्ल्ड ओशन डे, विश्व महासागर दिवस, पहला कब और कहाँ मनाया गया, ठीक है ना। ये है पहला प्रश्न। दूसरा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस, समुद्रों की हमारे दैनिक जीवन के अंदर और हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, उसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2022, इस साल की क्या थीम है और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कितने तरह के ओशंस हमारे पास हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न का आंसर देने की। एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को हर साल ये लोग मनाते हैं, ठीक है ना। और ये मनाता कौन है, इनका एक डिवीजन है, डिवीजन फॉर ओशन अफेयर्स एंड लॉ ऑफ द सी, ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स है इनका, जो कि इस काम को पूरा कोऑर्डिनेट करता है हर साल, ठीक है ना। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन डे वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1992, जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो के अंदर 1992 में, उसके अंदर इसको मनाने की एक प्रपोजल दिया गया कि इसको हर साल मनाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि कई बार घोषणाएं होती हैं और उनको अमल में लाने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ विश्व महासागर दिवस के साथ भी हुआ, ठीक है ना। घोषणा 1992 के अंदर हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 में इससे संबंधित एक प्रस्ताव को पारित किया और इस दिन को मनाने की आधिकारिक मान्यता दी, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया, ठीक है ना। सब लोग इसको कहते हैं कि 1992 से मनाया गया, लेकिन वो चीज़ गलत है। 1992 के अंदर केवल प्रस्ताव आया था, फिर उसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिली 2008 में, और 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया और तब से लेकर अब तक इसको मनाते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब समुद्रों की क्या महत्वता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। द ओशियन कवर्स ओवर 70% ऑफ द प्लानट, हमारे ग्रहों का जो 70% हिस्सा है वो समुद्रों से कवर है, ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अवर लाइफ सोर्स, ये हमारा जीवन का स्रोत है, ठीक है ना, जो मानवता और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव के पोषण का समर्थन करता है, ठीक है। इसके और भी इंपॉर्टेंट हम चीज़ें देखते हैं। देखिए 3 मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहला है दीज आर द लंग्स ऑफ आवर प्लानट, ये हमारे ग्रह हैं, उनके फेफड़ों की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ये भोजन और दवा का एक प्रमुख स्रोत है जो कि जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। और तीसरा है इट इज़ अ की टू अवर इकोनॉमी, जिसको कि ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानता है, ये हमारी नीली अर्थव्यवस्था की कुंजी है, ठीक है ना। अब एक्चुअली द ओशन प्रोड्यूसेस मोर देन 50% ऑफ द प्लानट ऑक्सीजन, ये ग्रहों की 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, तभी इसको फेफड़े कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज़ होम टू द मोस्ट ऑफ अर्थ्स biodiversity and it is the main source of protein for more than a billion people around the world, right? And it is not to mention the ocean is the key to our economy, और ऐसा अनुमान लगाया गया है, हालांकि कई लोग इसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 मिलियन पीपल बीइंग एम्प्लॉयड बाय ओशन बेस्ड इंडस्ट्री बाय 2030, ठीक है ना। तो आप देखें कितने लोगों को इससे रोजगार मिलता है, राइट। अब इसके क्या प्रॉब्लम हो गई, इसकी जागरूकता, उसकी सुरक्षा की बात कहाँ से आई, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
दुनिया के 1/3 से अधिक मछली स्टॉक यानी कि वर्ल्ड्स फिश स्टॉक जैविक रूप से अस्थिर स्तरों पर काटे जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली दीज आर हार्वेस्टेड एट बायोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लेवल्स। और जब भी कोई चीज़ अनसस्टेनेबल लेवल के ऊपर उसका शोषण किया जाएगा तो वो नष्ट होता है, ठीक है ना। और प्रवाल भित्तियों की अगर हम बात करें, कोरल रीफ्स जो कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी एक अनसस्टेनेबल वे में इसको नष्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। और प्लास्टिक प्रदूषण आप दूर दराज के द्वीपों और समुद्रों की सबसे गहराई तक पहुंच चुका है, ये सभी अब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। भूमि आधारित प्रदूषण से तटीय मृत क्षेत्र भी बढ़ रहा है, राइट। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम समुद्र से जितना ले सकते हैं उससे अधिक ले रहे हैं और इसको नष्ट और कर रहे हैं। तो अब जरूरत है कि इसको बचाने की, ठीक है ना। नाउ इट इज नीड, अब समुद्र को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है ना। और वो सपोर्ट कैसे होगा उसको समझते हैं। अब हमें समुद्र के साथ एक नया संतुलन बनाने के लिए एक साथ काम करने की ज़रूरत है, जो अब इसकी प्रचुरता को कम नहीं करता है बल्कि इसकी जीवनता को पुनर्स्थापित करता है और इसे नया जीवन लाता है, ठीक है ना। अब हमें इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य से वर्ल्ड ओशन डे हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिवस का उद्देश्य महासागर पर मानवीय कार्यों के प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करना है, फिर महासागरों के लिए नागरिकों को एक विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना है और दुनिया के जो महासागर हैं उनके स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना है और एकजुट करना है, ताकि इनका प्रॉपर संरक्षण किया जा सके। नहीं तो क्या होगा कि आने वाले समय में ये सब नष्ट हो जाएंगे और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। अब इस साल की जो थीम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस साल की जो थीम है वो है रेविटलाइजेशन, यानी कि कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। रेविटलाइजेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार, यानी कि इसका महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई करेंगे तभी इसका पुनरुद्धार होगा, ठीक है ना। और इस साल यूनाइटेड नेशन इसको होस्ट कर रहा है, जो कि पहली बार एक्चुअली हाइब्रिड मोड में इसको सेलिब्रेट किया गया आज के दिन। हाइब्रिड हमने इसलिए कहा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 के कारण 1920 और 21 के अंदर इसको जो है वो ऑनलाइन मोड में सेलिब्रेट किया गया। पहली बार ये ऑफलाइन अभी हो रहा है 2 सालों के बाद में, लेकिन उसको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में रखा है, इसलिए इसको हाइब्रिड मोड कहा गया है। नाउ इट इज द टाइम टू रियलाइज, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शब्द कहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अभी 8 जून को, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को बहुत गहराई से समझते हैं। इट इज टाइम टू रियलाइज, अब ये समय की मांग है कि हम समझ जाएं दैट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो अभी 2 दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने जो सेशन लिया था उसमें हम लोगों ने 17 SDGs की हमने बात की थी, राइट। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करना है। इसके लिए वी अर्जेंटली नीड कलेक्टिव एक्शन, हम सबको सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के इसके पुनरुद्धार के लिए काम करना होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स फाइंडिंग अ न्यू बैलेंस इन अवर रिलेशनशिप विद द मैरीन एनवायरनमेंट, यानी कि जो समुद्री पर्यावरण है उसके लिए हमारे को एक नया संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये कहना है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का, ठीक है ना, जो कि संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली विश्व महासागर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो 8 जून को मनाया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर राष्ट्रीय समुद्र दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ओशंस की, जो कि आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है। हम सभी लोग जानते हैं कि 4 विश्व के जो महत्वपूर्ण और 4 मेजर ओशंस है वो है पैसिफिक ओशन, जिसको कि प्रशांत महासागर कहते हैं, दूसरा है अटलांटिक ओशन, तीसरा है आपका इंडियन ओशन जो कि हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, और लास्ट है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है ना। मैंने इनका जो कोस्ट लाइन है, जो उनकी तटीय रेखा है किलोमीटर्स में, वो हमने दिखा रखी है, ठीक है ना। इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद सेकेंड नंबर अटलांटिक है, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, और जो सबसे छोटा है वो है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। अब कई बार अगर आप लोग देखते हैं तो कहीं कहीं जगह आपको 5 महासागर भी मिलेंगे और कहीं कहीं 7 भी मिलेंगे। उसकी चर्चा करें उससे पहले इन चारों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो प्रशांत महासागर है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, राइट, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे महासागरों का 1/3 भाग है, इसलिए ये सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है, सर्वाधिक गर्त वाला महासागर है, और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी महासागर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर। इसकी कई बार आकृति पूछ ले तो आपको ध्यान रखनी है, इसकी आकृति एस के समान होती है, इसका क्षेत्रफल 1/6 भाग है, और इसकी विशेषता क्या है, ये सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। इसको अंध महासागर की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि अफ्रीका के आसपास ही पड़ता है, ठीक है ना। तीसरा है आपका हिंद महासागर, इसकी आकृति एम के समान है,
और इसको कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अर्ध महासागर, ये आधा बना हुआ है, इसके ऊपर का ऐसा नहीं है। फिर इसको खाड़ी महासागर और शांत महासागर भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा है, और इसमें सबसे ज़्यादा देश हिंद महासागर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट, जो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, उसकी आकृति डी के समान है, और इसका नाम है, इसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता है कि न्यूनतम लवणता वाला महासागर है, ठीक है ना। जो सर्वाधिक लवणता वाला है वो तो अटलांटिक, और आर्कटिक जो है वो सबसे कम लवणता वाला है, इसलिए इसमें सदैव बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो पांचों महाद्वीप है, उसको मैं मैप की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है। वो एक्चुअली फ्रेम में हम इसी तरह से दिखाएंगे, ग्लोब में आपको ये पूरा एक दिखेगा। ये पैसिफिक ओशन यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है ना। दूसरा है आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका ये वाला हिस्सा है। फिर आपका इंडियन ओशन और है आपका आर्टिक ओशन, ठीक है ना। अब इसके इन सब के जो निचले हिस्से हैं उसको कई बार बुक्स के अंदर भी इन सबको मिला करके एक नया दक्षिणी महासागर भी कुछ लोग चर्चा करते हैं। तो वो क्या चर्चा है वो हमारे को गहराई में नहीं जाना है, पर आप ये ध्यान रखिए कि इन तीनों के निचले हिस्से के जो सागर को जो है छोटा छोटा साफ सबका भाग ले लिया और उसको कह दिया दक्षिणी महासागर। वैसे मुख्य रूप से चार ही हैं, ठीक है ना। अब एक जो मज़ेदार बात है अंत में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा हिंदी फिल्म का कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो अब ये सात समुद्र कहाँ से आ गए? हमने तो बात चार की या फिर पांच की, तो ये सात समुद्र कहाँ है उसको भी क्लियरिटी ले आते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका पैसिफिक ओशन है इसको दो भागों में बांटा गया, नॉर्थ और फिर साउथ, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा वाला है आपका अटलांटिक, उसको भी नॉर्थ और साउथ कहा गया। तो इस तरह से पैसिफिक के दो हो गए, अटलांटिक के भी दो हो गए। एक हो गया आपका इंडियन हिंद महासागर, फिर आर्कटिक, और सातवां आपका हो गया साउथ एशियन। तो इस तरह से कई बार अगर आप पढ़ते हैं तो सात महाद्वीप भी बताए जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये सेशन कैसा लगा? और अगर ये आपको ये अच्छा लगा ये जानकारी, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरीके से जब भी कोई महत्वपूर्ण दिवस होगा, स्पेशली पर्यावरण को लेकर के और ऊर्जा को लेकर के, तो उसकी चर्चा मैं आपके सामने जरूर करूंगा। तो मित्रों, इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।